Today we start our divisional structure of organization. In this type of structure, the activities of the organization are grouped into a number of division. क्या करते हैं हम इसमें इस स्ट्रक्चर में जो एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन की उनको डिफरेंट ग्रुप में डिवीज़न के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं. डिवीज़न में बी क्रिएटेड इधर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और टेरिटरीज. जो डिवीज़न होते हैं वो या तो प्रोडक्ट के बेसिस पर होते हैं या टेरिटरीज के बेसिस पर होते हैं. In the large and diversified organization, when personnel and activities are grouped on the basis of different product, it is a divisional structure of an organization. जब हम एक लार्ज और डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल एंड अदर एक्टिविटीज़ आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट के बेस पर जब हम एक्टिविटीज़ को ग्रुप्ड करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ये जो हमारा मीनिंग है ये हमारा इस चार्ट से और क्लियर होगा. डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फर्स्ट है शेयर होल्डर फंड, फिर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसके फिर नीचे आता है CEO, और इधर हमने दो डिवीज़न बना दिए, इंजन डिवीज़न और बॉडी डिवीज़न. इंजन डिवीज़न में हमने ले लिया प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड पर्सनल डिपार्टमेंट. बॉडी डिवीज़न में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड पर्सनल डिपार्टमेंट. इस तरीके से हमने पूरी एक्टिविटी को दो डिवीज़न में डिवाइड कर दिया, इंजन एंड बॉडी. Divisional organization structure can be classified as per following basis. First है production based. Under this type of structure, the high level manager delegate authority to divisional manager related to production, sales, services of a specified product. जब हम प्रोडक्शन बेस्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो द हाई लेवल मैनेजर डेलीगेट अथॉरिटी टू डिविजनल मैनेजर्स. क्या करते हैं, हाई लेवल वाले मैनेजर डिविजनल मैनेजर्स को अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं सेल्स सर्विसेज ऑफ द स्पेसिफाइड प्रोडक्ट, और उसको प्रोडक्शन को सेल्स और सर्विसेज स्पेसिफाइड प्रोडक्ट में हम डिवीज़न उसके बनाते हैं. टेरिटरीज बेस्ड, जब हम टेरिटरीज के बेस पर डिविजनल स्ट्रक्चर बनाते, these structure is based suited to the organization which are spread in a wide area. For example, railway, insurance, housing board, corporation, post and telegraph. ऐसे enterprises, ऐसा एरिया जो बहुत ही बड़े होते हैं वहाँ पर हम टेरिटरीज यानी कि जो इनके हेल्पर होते हैं उन पर बेस्ड बनाते हैं. थर्ड है कस्टमर बेस्ड. These structure is designed to meet the requirement of different customer which a single organization has to handle. ये जो स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को मीट करता हुआ होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन सर्व कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस पॉलिसी एट द सेम टाइम इट प्रोवाइड लोन्स. यानी कि ये कस्टमर बेस है, कस्टमर से को लोन भी प्रोवाइड करता है और उनको इंश्योरेंस पॉलिसी भी प्रोवाइड करता है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू डिफरेंट कस्टमर. डिफरेंट टाइप के कस्टमर को डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. अब हमने देखा कि हर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्म है उसका, उसमें मेरिट और डीमेरिट इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो इसमें भी विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मेरिट और डीमेरिट के साथ में ही हमको ये लर्न करना है. Advantages of divisional structure. First, these structure can be reduce the problem of coordination between the department. ये डिपार्टमेंट के बीच के कोऑर्डिनेशन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देता है, क्योंकि हमने पूरे जो प्रोडक्ट है हमने प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया और हर डिवीज़न में हमने प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और पर्सनल रख दिया. तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोऑर्डिनेशन में इजीली कोऑर्डिनेट हो जाते. डिसीजन मेकिंग एंड इट्स कम्युनिकेशन इज क्विक. डिसीजन मेकिंग और उसका कम्युनिकेशन क्विक हो जाता है. थर्ड, अकाउंटेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी फिक्स ऑब्जेक्टिवली एंड इफेक्टिवली. जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही, वो फॉर परफॉर्मेंस हम उसको फिक्स कर सकते हैं कि अगर कोई सा काम सही वे में नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसके लिए कौन अकाउंटेबल है.
इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेबल टू चेंजेस। ये वाले जो स्ट्रक्चर है ये फ्लेक्सिबल होता है और इसमें हम चेंजेस को ईजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। फिफ्थ, इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द एक्सपांशन ऑफ बिजनेस टू वेरियस रीजन्स। हम क्या कर सकते हैं, ये हमको फैसिलिटेट्स करता है कि हम वेरियस रीजन्स को एक्सपांशन कर सकें। एज प्रॉफिट इज डिसेंट्रलाइज, मैनेजर गेट गुड चांस ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। क्योंकि इसमें जो इस प्रॉफिट इज डिसेंट्रलाइज, प्रॉफिट यहाँ पर डिसेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज का मीनिंग होता है कि एक के पास होना, और डिसेंट्रलाइज का मीनिंग होता है कि सबके पास होना। तो प्रॉफिट यहाँ पर डिसेंट्रलाइज होता है, तो मैनेजर को प्रॉपर ट्रेनिंग का काम मिलता है। Disadvantages of divisional structure. There is a duplication of physical facility and function. यहाँ पर कोई फिजिकल फैसिलिटी और फंक्शन का डुप्लीकेशन हो सकता है। दस इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, तो हो सकता है यहाँ पर हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हमने इसके चार्ट में देखा कि दोनों में प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और पर्सनल डिपार्टमेंट दोनों के बने हुए, तो हो सकता है कि ये मोर एक्सपेंसिव हो जाए। The firm may find too difficult to adapt itself to changes in डिमांड एंड टेक्नोलॉजी। हो सकता है कि जब हमारी डिमांड और टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो तो इसको अडॉप्ट करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। देयर मे बी फ्रिक्शनल बिटवीन रीजनल मैनेजर, हो सकता है यहाँ पर उनके आपस में कोई फ्रिक्शंस हो जाए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस फ्रॉम द हेड ऑफिस बिकम लेस इफेक्टिव। जो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल है डिफरेंट ब्रांचेस का, वो हेड ऑफिस के लिए लेस इफेक्टिव हो जाता है। तो हमने जो हमारे मेन स्ट्रक्चर में दोनों स्ट्रक्चर पढ़ लिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। अब हमारा अदर जो है, अदर डिज़ाइन में हमारा आता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ द ओल्डेस्ट एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे ओल्ड है और सबसे सिंपल है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लियर कट डिवीज़न बाय अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर सीधे सीधे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लियर कट डिवीज़न होता है, क्योंकि लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि हम इसको कॉपी के थ्रू समझेंगे। लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर हमारा सबसे पहले शेयर होल्डर आएंगे, फिर उसके नीचे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, फिर CEO आएंगे, फिर इसके नीचे एक के नीचे एक हमारे यहाँ पर हमारा सपोज जनरल मैनेजर आ जाएगा। लाइन का मतलब है कि एक के नीचे एक सब आते जाएंगे, ऐसा, इसको हम बोलते हैं लाइन। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटी का डिवीज़न सीधे सीधे होता है कि ये सबसे ऊपर है शेयर होल्डर, उसके नीचे ये, फिर ये, फिर ये। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों का क्लियर कट डिवीज़न होता है, और ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है हमारा। पहले हमारे यही चलते थे। ऑल ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन मूव डाउनवर्ड। कैसी आती है? डाउनवर्ड, आपस में एक यहाँ से यहाँ पर आती है। ये ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं जाती है ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। वेयर एज रिपोर्ट्स, सजेशन एंड ग्रेवियंस मूव अपवर्ड। अगर किसी को रिपोर्ट करना है, सजेशन देना है, ग्रेवियंस देना है, तो वो ऊपर जाते हैं।
Order passes from the topmost boss in the organization to the lowest worker through a single chain of command passing through various officers in a between there. अगर कोई ऑर्डर पास होता है टॉप मोस्ट बॉस से तो वो नीचे लोएस्ट वर्कर तक आता है, चेन से आता है, एकदम जंप करके नहीं आता है. एज इन केस ऑफ आर्मी, एन ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑफिसर रीच द सोल्जर थ्रू अ चेन ऑफ ऑफिसर. जैसे कि एक आर्मी में अगर किसी हाईएस्ट ऑफिसर ने कोई ऑर्डर दिया है तो वो सोल्जर तक आने में एक पूरी चेन होती है. अंडर दिस सिस्टम द अथॉरिटी फ्लो डायरेक्टली एंड वर्टिकली फ्रॉम द बॉस टू सब एग्जीक्यूटिव्स. अथॉरिटी कैसे फ्लो होती है? बॉस से सब ऑर्डिनेट को, सब एग्जीक्यूटिव्स को मिलती है. दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिपार्टमेंटल, स्केलर और मिलिट्री टाइप. ये इसके नाम है, डिपार्टमेंटल, स्केलर और मिलिट्री टाइप. अगर क्वेश्चन यहाँ से इन नाम से आता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है. अब है हमारा फीचर्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन. दीज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ईजीली इम्प्लीमेंटेड. हम इसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इन दिस फॉर्म वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट. हम वर्क को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवीज़न कर देते हैं. थर्ड है ऑर्डर्स पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो हमारे ऑर्डर होते हैं वो टॉप टू बॉटम चलते हैं. एवरी सबऑर्डिनेट इज़ रिलेटेड टू हिज इमीजिएट बॉस. किससे होता है वो? जो जस्ट उसके ऊपर का बॉस होता है उससे वो रिलेटेड होता है, क्योंकि लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, एक के नीचे एक सवार है. लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल वर्क अंडर अ सुपीरियर. एक सुपीरियर के अंडर में लिमिटेड वर्कर या लिमिटेड वर्क नंबर ऑफ पीपल ही वर्क करते. वन सबऑर्डिनेट रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस. एक सबऑर्डिनेटर को जो ऑर्डर है वो एक ही बॉस से मिलते हैं. सुटेबिलिटी ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन. इंटरप्राइजेस हैविंग लिमिटेड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, उसके लिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल है जिसकी एक्टिविटीज़ लिमिटेड होती है. हमने देखा कि जो बड़े होते हैं उनके लिए तो हमको फंक्शनल या डिविजनल स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ता है. सेकंड, इंडस्ट्रीज़ वेयर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इज़ कैरीड ऑन कंटिन्यूसली. ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर कि प्रोडक्शन एक्टिविटी कंटिन्यूसली चल रही है. वेयर द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज स्मॉल एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इज लेस. जहाँ पर स्केल ऑफ ऑपरेशन यानी कि जहाँ पर कम स्केल पर काम हो रहा है वहाँ पर ये यूज़फुल है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी जहाँ पर कम है. फोर्थ, वेयर वर्क कैन बी ईजीली एंड कन्वीनियंटली डिवाइडेड इनटू द वेरियस डिपार्टमेंट. हम यहाँ पर वर्क को ईजीली कन्वीनियंटली डिवाइड करके कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोई हमको प्रॉब्लम नहीं आती है. तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो छोटे हैं, जिनमें प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है सिर्फ, और जिनका स्केल ऑफ ऑपरेशन स्मॉल है, जिनमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कम है, वहाँ पर हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सबसे फिट होता है.